Vande Mataram, dear children. Welcome to the session of accountancy. Please give the headings in your copy. Interest on debentures. Interest on debentures. And everyone opening your books at page number 9.59. 9.59. See, when we are talking about the calculation of interest on debenture, it's not a very tedious task, because every one of us from the starting of the chapter is aware that whenever the debentures are being issued, they carry a percentage in front of them. The carrying of the percentage means what? They are carrying a rate of interest, यानी कि 12% डिबेंचर, 9% डिबेंचर. अब बात आती है कि डिबेंचर में जो इंटरेस्ट है ये किस पे दिया जाता है, बिकॉज डिबेंचर्स तो हमने कैसे किए हैं, पार पे भी इशू करे हैं, डिस्काउंट पे भी इशू करे हैं. तो डिबेंचर के लिए सबसे पहला नोटवर्दी पॉइंट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपकी टर्म्स ऑफ इशू क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. आपने डिबेंचर पार पे इशू करा है, प्रीमियम पे किया है या डिस्काउंट पे किया है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है. जब हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देते हैं तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेएबल ऑन द फेस वैल्यू, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू. से फॉर इंस्टेंस अगर आप लोगों का एक डिबेंचर 10 रुपए का है और उसमें 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो पब्लिक ने तो आपको पैसा कितना दिया है, 9 रुपए दिए हैं पब्लिक ने आपको, तो आप जो इंटरेस्ट देंगे वो उन्हें 9 रुपए पे नहीं देंगे. एज पर द गाइडलाइंस आप उनको इंटरेस्ट पूरे 10 रुपए पे देंगे. ठीक इसी तरीके से अगर आपका जो डिबेंचर है वो 2 रुपए की प्रीमियम पे था, मतलब पब्लिक ने आपको 12 रुपए पे करे हैं, तो इस कंडीशन में भी आप 12 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं देंगे. जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो 10 रुपए यानी कि नॉमिनल फेस वैल्यू पे ही होगा हर कंडीशन में. तो दिस इज द नोटवर्दी पॉइंट कि व्हेनेवर यू आर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का पहला पॉइंट क्या हो गया कि जब अपन यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, आप मेरे साथ साथ रनिंग नोट्स ले सकते हैं इसके, कि जब अपन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके लिए है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि किसी भी कंडीशन में मे बी द कंपनी इज फेसिंग अ प्रॉफिट और मे बी द कंपनी इज फेसिंग लॉस, द कंपनी हैज टू गिव द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. इसीलिए डिबेंचर ट्रस्ट में डीड साइन होती है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो क्या रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा, और उसको सिक्योर्ड रखने के लिए और ट्रस्टीज की बात खाली ना जाए इसके लिए इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है. दूसरा चीज जब अपन इसको देंगे तो इसको अपन हमेशा क्या करेंगे, इसको अपन हमेशा कैलकुलेट करेंगे ऑन नॉमिनल वैल्यू, मतलब भले वो पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, या उसका टर्म्स ऑफ रिडम्पशन कुछ भी है कि आप उसको पार पे रिडीम करेंगे या प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, ये सारे सेंटेंसेस को आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जब भी आप पे करेंगे वो हमेशा क्या पे कैलकुलेट होगा आपका नॉमिनल वैल्यू पे, राइट. फिर इसके बाद क्या होगा, is subjected to TDS, that is tax deducted at source. जब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है, टीडीएस के सब्जेक्टेड होता है, यानी कि द टैक्स व्हिच इज डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से ओरिजिन हुई है इनकम वहीं से आपका टैक्स जो है वो डिडक्ट हो रहा है. तो ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस कैसे कैलकुलेट होता है, ये टीडीएस आपका कैलकुलेट होता है ऑन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे आप क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट के अमाउंट पे आप यहाँ पे चार्ज करते हैं किसको, टीडीएस को. तो पहले नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर इंटरेस्ट के ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस लगेगा. जो टीडीएस है ये सिर्फ तब कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे टीडीएस को कैलकुलेट नहीं करेंगे. अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं, जो अपना इंटरेस्ट होता है ये क्वार्टरली भी पे हो सकता है, ये हाफ ईयरली भी पे हो सकता है, और ये इसके बाद एनुअली भी पे हो सकता है. अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप उसको हाफ ईयरली ट्रीट करेंगे. कैसे ट्रीट करेंगे उसको, हाफ ईयरली ट्रीट करेंगे, यानी कि एक कैलकुलेट होगा आपका 30 सितंबर को, जुलाई अगस्त सितंबर 9th मंथ, और एक कैलकुलेट होगा आपका 31 मार्च, राइट. तो 2 बार अपन इसकी क्या करेंगे, 2 बार अपन इसकी जर्नल एंट्री को जर्नलाइज
यहाँ पे अपन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा, पहले ड्यू होगा उसके बाद ये पेड होगा, क्योंकि जो भी आप पेमेंट का सिलसिला रखेंगे वो तो आप 31 मार्च को रखेंगे, 6 मंथ को रख रहे हैं तो 6 मंथली में पे करेंगे, पर जो टीडीएस गवर्नमेंट को पेबल होगा, राइट, तो जब ये टीडीएस की अपन बात करेंगे तो टीडीएस बिकम्स पेबल टू गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही टीडीएस गवर्नमेंट को पे होगा, राइट। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, राइट। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों तरीके से। एक तो आपके पास यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप भी, या फिर आपके पास बन सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इवन 1 मार्क में आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरेस्ट के, क्योंकि इस साल रिडम्पशन नहीं पढ़ना है तो इन क्वेश्चन के चांसेस बढ़ रहे हैं। टिल लास्ट ईयर ऐसा था कि रिडम्पशन आता था तो बेसिक ऑफ द टाइम क्या पूछा जाता था, रिडम्पशन ही पूछा जाता था। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है या फिर ये टीडीएस वाला पार्ट है, या फिर अगर अपन बात करते हैं जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, ये क्वेश्चन पिछले साल तक थोड़े सबसाइड हो जाते थे। मतलब ऐसे होते थे कि पहली प्रायोरिटी रिडम्पशन को मिलेगी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इन क्वेश्चंस को मिलेगी। बट क्योंकि इस साल आप लोगों को रिडम्पशन नहीं पढ़ना है तो इसलिए क्या हो गया, इसीलिए आपके लिए जो है ये वाले टॉपिक्स ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। तो अब अपन इसमें देखते हैं कि अपन जब डिबेंचर को देंगे तो डिबेंचर इंटरेस्ट अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डिबेंचर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद रखेंगे कि जब भी डिबेंचर को होल्डर को कोई पेमेंट होता है, चाहे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, चाहे प्रीमियम और रिडम्पशन दे रहे हो, चाहे पूरा का पूरा डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हो, सबसे पहले वो डिबेंचर होल्डर में जाएगा और फिर डिबेंचर होल्डर से वो पेमेंट, राइट। सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो डिबेंचर होल्डर में और फिर डिबेंचर होल्डर से हो जाएगा डिबेंचर्स में, राइट। फिर उसके बाद आप उसको क्या करोगे, उसके बाद आप उसको यहाँ पे पे बैक करोगे। आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, क्योंकि बेसिक जर्नल एंट्री इसमें 2 ही है, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। फर्स्ट कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन कह रहा है XYZ लिमिटेड issued 5,000 10% debentures of 100 each on 1st April 2016 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% after 4 years. Give journal entries for the year ended 31st March 2017 if interest was payable half yearly on 30 September and 31st March. टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट 10%। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री देनी है 31 मार्च 2017 तक की। आपने ये डिबेंचर क्या किया है, 1 अप्रैल 2016 को आपने इशू करे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को अपन पूरा करते हैं। सबसे पहले डेट में लिखो 1 अप्रैल 2016, डेट में लिखेंगे 1 अप्रैल। जब भी डिबेंचर के क्वेश्चन में डेट गिवन होगी तो आपको भी आपके सॉल्यूशन में डेट लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री अपन यहाँ पे करेंगे 1 अप्रैल 2016, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसको आपने 10% के डिस्काउंट पे इशू करा है, तो 10% का डिस्काउंट यानी कि कितना हो गया, 90 रुपए पे हो गया। तो पहली जर्नल एंट्री में अमाउंट कितना आएगा, 5000 डिबेंचर है 90 रुपए, 5000 डिबेंचर है कितने रुपए वाले, 90 रुपए वाले। हाँ, तो ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, being debentures issued at discount। सेकेंड एंट्री फिर से 1 अप्रैल को ही होगी, 1 अप्रैल 2016। अब ये एंट्री आपके पास क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ये हो गई आपके लिए 45,000, 4,50,000 सॉरी, क्योंकि 5,000 इंटू 90 है तो 4,50,000 हो गया। फिर आपके पास आया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड, 10 रुपए का आपने क्या दिया है, 10 रुपए का आपका डिस्काउंट है, 5,000 पे 10 रुपए के हिसाब से किया तो
50,000 रुपए आएगा और 10 रुपए आपकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो टोटल मिला के 20 रुपए हो गया। तो कितना हो गया? 1 लाख रुपीज हो गया ये। तो यहाँ पे आ गया 1 लाख रुपीज। कैसे आया 1 लाख? 5,000 पे आपने क्या किया? 5,000 पे 10 रुपीज का डिस्काउंट और 10 रुपीज की प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये क्या हो गया आपके पास? ये हो गया आपके लिए टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 2 डिबेंचर्स अकाउंट, 2 डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर में डिस्काउंट समेत पूरी वैल्यू आएगी, यानी कि 5,000 इंटू 100। तो ये हो गई आपके लिए पूरी 5 लाख। फिर आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, 5,000 इंटू 10, दैट इज 50,000। डेबिट भी आपके पास 5,50,000 का है और क्रेडिट भी आपके पास 5,50,000 का है, राइट। लिखेंगे बीइंग डिबेंचर ट्रांसफर्ड, बीइंग डिबेंचर्स ट्रांसफर्ड एंड being debentures transferred and loss on issue recorded, and loss on issue recorded। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आपको 30 सितंबर को यहाँ पे क्या करना है? 30 सितंबर को आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है। तो अब नेक्स्ट एंट्री आप कब करेंगे? 30 सितंबर 2016, राइट। 30 दिसंबर को आपने क्या किया? डिबेंचर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अकाउंट खुल गया डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है 10% डिबेंचर है, तो यानी कि 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 5 लाख का आपका नॉमिनल वैल्यू, 5 लाख का डिबेंचर इंटरेस्ट देखो कैसे कैलकुलेट करा है। 5 लाख का नॉमिनल वैल्यू है, राइट। डिस्काउंट का कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू हो गई। 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू पे आया 10%, ठीक है। कितना आया ये 10% आप लोगों का यहाँ पे? हाँ, 50,000। ये 50,000 आएगा 6 मंथ के लिए, क्योंकि 30 सितंबर है, तो ये हो गया 25,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट में कितना आ गया आपके पास? नहीं, अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे। फिर आएगा यहाँ पे 2 डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इंटरेस्ट। पहले सब लोग जर्नल एंट्री देख लो, उसके बाद लिखेंगे अपन यहाँ पे आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर होल्डर में आएगा 5 लाख का 10% 6 मंथ के लिए, दैट इज 25,000। फिर आएगा 2 TDS, राइट। TDS किसको पे होता है? डिबेंचर होल्डर को पे नहीं होता, ये गवर्नमेंट को पे होगा यहाँ पे। तो ये TDS कितना आया आपके लिए? ये TDS आया 25,000 का 10%। या तो 25,000 का 10% इसको निकाल लो, या फिर इसको इस तरीके से देख लो कि ये आपके लिए आ रहा है 50,000, जो कि डिबेंचर का टोटल इंटरेस्ट है। 50,000 का TDS का रेट कितना गिवन है? कोइंसिडेंटली TDS का रेट भी 10% है। 50,000 का 10% 6 मंथ के लिए ये आया 25,000। कोई डाउट है पर? ठीक है, देंगे तो अभी तो ड्यू कर रहे हैं ना अपन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? ड्यू कर रहे हैं। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना हो गया? डिबेंचर पे इंटरेस्ट हो गया 27,005। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को कितना जाएगा? 25,000 रुपए जाएगा। 2 TDS 2500 रुपए गया जो इंटरेस्ट पे जा रहा है। बाकी का पैसा किसके पास आ गया? डिबेंचर इंटरेस्ट पे आ गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके बाद 30 सितंबर 2016 को अब यहाँ पे अपन करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब डिबेंचर होल्डर टू बैंक में कितना आया? यहाँ पे आया सिर्फ 25,000। TDS नहीं आया। TDS तो सीधा सीधा कब पे होगा? TDS सीधा सीधा 31 मार्च को पे। तो
तो यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ ये वाला जो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट था, ये वाला अमाउंट आपका पे हो गया। जब भी अपन पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते समय हमारा बैंक क्या होगा, हमारा बैंक यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इनको पे कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री आप कब करेंगे, नेक्स्ट जर्नल एंट्री आप करेंगे 31 मार्च को, ठीक है। अब 31 मार्च को आपने एंट्री क्या करी है, 31 मार्च 2017 को फिर से एंट्री रिपीट हो जाएगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। सेम अमाउंट के साथ एंट्री रिपीट हो जाएगी, क्योंकि 6 मंथली पे ये पे हो रहा है 25,000 और 2,500। सिर्फ डेट चेंज होगी और बाकी की आपकी जो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 2017 डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर को 25,000 पहले दे दिए, 25,000 अभी दे दिए, ठीक है। अब ये ईयर एंडिंग है तो टीडीएस भी पे करना पड़ेगा। अभी तक आप टीडीएस को 2 बार क्रेडिट कर चुके हो, यानी कि 5,000 रुपए से। अब आप उसको पे कर रहे हो तो वो रिवर्स यानी कि डेबिट हो गया। तो ये हो गया आपके लिए टीडीएस अकाउंट डेबिटेड 5,000, मतलब ये वाला 2,500 और ये वाला 2,500 मिला के ये वाला 5,000, ठीक है। साथ में आ गया है यहाँ पे टू बैंक पूरा का पूरा 30,000। ये हुआ है डिबेंचर के इंटरेस्ट का ट्रीट, ठीक है। बस टीडीएस में अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन था, 10% डिबेंचर थे, 10% का डिस्काउंट था, 10% की प्रीमियम और रिडक्शन थी और 10% का ही टीडीएस था। तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि 10% नॉर्मली दे रहे हैं, नहीं। जो 10% इंटरेस्ट अपन ने उठाया है वो वाला 10% है जो फर्स्ट लाइन के 5th टर्म में लिखा है 5,000 10% डिबेंचर, ये 10% हमने यहां से उठाया है। फिर उसके बाद जो टीडीएस के बाद लास्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड दे रखा है टीडीएस एट द रेट 10%, हमने वहां से उठाया। कोई थंब रूल नहीं है कि सारी की सारी चीजें एक जैसी, राइट। और यहाँ पे जर्नल एंट्री पूछी थी तो ये जर्नल एंट्री आपकी बन गई है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन बना है। कितने मार्क्स का बना है ये, 4 मार्क का, क्योंकि इसमें आपने इशू की भी एंट्री करी है और इंटरेस्ट की भी आपने एंट्री करी है। आगे देखेंगे ब्राइट लाइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2016. The issue was fully subscribed. As per the terms of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30 September and 31st March, and the tax deducted at source is 10%. Pass necessary journal entries related to debenture interest for the year ending 31st March 2017 and the transfer of interest on debenture of the year to the statement of P&L. फिर आपको ये क्या करना है, डिबेंचर ऑफ इंटरेस्ट को भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो 3 चीज इसमें नहीं हो गई है। पहला चीज इसमें जो पहला वाला है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है दैट द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, राइट। दूसरा, इसमें डिबेंचर पार पे ही इशूड है और पार पे ही रिडीमेबल एट प्रीमियम है। प्लस इसमें इन्होंने कंडीशन क्लियर दे दी है कि आपको टीडीएस भी क्या करना है, टीडीएस भी आपको देना है और आपको जो है वो आपको डिबेंचर इंटरेस्ट को आपको P&L में भी ट्रांसफर करना है। तो एक एडिशनल एंट्री इसमें जनरेट हो जाएगी। लिखेंगे फटाफट से। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी 1st April 2016 को। आई रिमाइंड, जब भी आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है, क्योंकि पूरे शेयर्स को करते करते हम लोगों की डेट लिखने की आदत चली जाती है, राइट। और 12th में तो शायद ये पहला मौका निकल रहा है जहां पे अपने को डेट लिखनी पड़ रही है। अभी तक अपन ने एनपीओ में, पार्टनरशिप में, कहीं पे भी अपन ने शेयर्स में डेट्स नहीं लिखी है। इसीलिए डिबेंचर में बच्चे के मार्क्स डिडक्ट होते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में क्या करता है, वो डेट लिखना भी यहाँ पे भूल जाता है, राइट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे 1st April 2016 को। 1st April 2016 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5 लाख एंड 5 लाख, 5,000 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले, ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री लिखेंगे
अगेन 1st April 2016 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स। ठीक है, ये भी आएगा आपका 5 लाख एंड 5 लाख, क्योंकि हम इसको प्रीमियम पे रिडीम नहीं कर रहे हैं और ना ही इशू में हमारे पास कोई डिस्काउंट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आएगी 30 सितंबर 2016, 30 सितंबर 2016 एंट्री क्या बनेगी, टीडीएस देना है क्या, हाँ 10% का देना है। लिखो एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, इसका अमाउंट तो खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट और टीडीएस दोनों प्लस होकर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा टू डिबेंचर होल्डर 5 लाख का 10% 6 मंथ के लिए, जो पिछले क्वेश्चन में निकला था 25,000। फिर टू टीडीएस 50,000 का 10% 6 मंथ के लिए, जो है 2500 रुपए। टोटल आ गया इंटरेस्ट प्लस टीडीएस 27,000 और 500। वही लिखा है कि इंटरेस्ट और डिबेंचर हाफ ईयरली पे करना है, टीडीएस 10% है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस। ठीक है, टैक्स रेट वेरी करता है, टैक्स रेट वेरी करता है, वेरी करता है। जो डिबेंचर का नाम है वो उसका टैक्स रेट है, जरूरी थोड़ी हर बार 10% हो, और इवन एक ही साल में 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे वापस से 30 सितंबर 2016 को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये हो गया आपका 25,000 एंड 25,000, क्योंकि टीडीएस आप ईयर एंडिंग में ही पे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो 3 एंट्री होंगी वो तीनों एंट्री होगी आपकी 31 मार्च 2017 की। 31 मार्च 2017 को पहले तो 30 सितंबर 2016 की एंट्री रिपीट कर लो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 27,500, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 27,500, टू डिबेंचर होल्डर 25,000, टू टीडीएस 2,500। ठीक है, फिर इसके बाद 31 मार्च 2017 को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 25,000, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 25,000, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड 5,000, टीडीएस अकाउंट डेबिटेड 5,000, टू बैंक 30,000, टू बैंक 30,000। मतलब जो टीडीएस का पूरे साल में लगा हुआ वो पे कर रहे हो और डिबेंचर होल्डर का पे कर रहे हो, तो इसके बैंक में अपनी बार क्या हो गया, ज्यादा अमाउंट आ गया। फिर इसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री लिखेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को काय में ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। अभी तक आपने दोनों एंट्री में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पे और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट करा है। जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा, जब भी प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो वो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या बन गई आपकी यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अब बताओ ये विद टीडीएस है विदाउट टीडीएस है? विद टीडीएस है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो 27,500 और 27,500 मतलब 25,25 50,000 और 5,000 हो तो 55,000 यहाँ पे क्या हुआ, 55,000 यहाँ पे अपन ट्रांसफर करेंगे। देखो 55,000 कैसे निकाला, 25,000 और 25,000, 5 लाख का 10% तो टोटल इंटरेस्ट हो गया है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पे 50,000। टीडीएस आपने दिया है इस पे 5,000 रुपए का, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
अकाउंट डेबिटेड, मतलब इसमें से अब जब ऑडिटर्स क्वेश्चन पूछेंगे या शेयर होल्डर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये 55 है तुमने दिए 50 है, तो वो बताएगा कि 5 इसमें टीडीएस के गए हैं और टीडीएस मैंने क्या किया है, टीडीएस मैंने पे कर दिया है, राइट। तो ये अपने लिए क्योंकि टीडीएस अपन पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, तो टीडीएस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और जब ड्यू हुआ तो एक लाइबिलिटी बनी तो अपन ने उसमें लाइबिलिटी को डेबिट करा। आखिरी में तो पे करा है अपन ने, ये रहा 31 मार्च को स्टेटमेंट बनाते तो आखिरी में टैक्स मैनेज तो इस एंट्री को अलग से कर दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन मेक द शफलिंग ऑफ द एंट्री। अपन इस एंट्री को 31 मार्च को कर रहे हैं ना, 31 मार्च की एंट्री है वो, ये वाली 5000 अलग से अपन ऐड करेंगे, बोल सारे एक ही जगह पे जाएंगे, पर 5000 तो आखिरी में करेंगे तो पे कर दिया ना तुमने, ये तो तुम पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो, स्टेटमेंट बनाते हैं आखिरी में माइनस टैक्स करते हैं, वो अलग है, ये वाला अलग हो गया। हाँ, वो टीडीएस नहीं जाता है, वो तो पूरा कॉर्पोरेट टैक्स एक साथ होता है। उसमें तो आपने टोटल इंटरेस्ट लिख दिया कि ये विद टीडीएस है, इसका वर्किंग नोट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसमें अपन आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आगे ये क्वेश्चन या कोई डाउट है इसमें? लास्ट वाली एंट्री आ गई है सब लोगों को समझ में, इधर दोनों को आ गई समझ में? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स बोल रही हूं। हाँ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस से है। हाँ, जो आपने यहाँ पे ये इंटरेस्ट लिखा है ना बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के आपने यहाँ पे क्रेडिट करा है, ठीक है। यही पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? है ना, तो ये जो अपन ने डेबिट करा है ना टोटल इंटरेस्ट, उसी डेबिटेड इंटरेस्ट को अपन ने यहाँ पे क्रेडिट करके ट्रांसफर कर दिया है पीएनएल में, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 VVL लिमिटेड इशूड 1009% डिबेंचर। जब मैडम क्वेश्चन पढ़ रही है तो ध्यान फॉर्मेट में क्यों है? On 1 April 2015 VVL Limited issued 1009% डिबेंचर। तो अब इसमें 9% क्या हो गया? 9% इसमें आपका इंटरेस्ट हो गया ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, यानी कि 6 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो लोग आपको 94 रुपीज पे कर रहे हैं। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 10% की आपकी प्रीमियम है यहाँ पे। आफ्टर 3 years pass necessary journal entries for the issue of debenture and debenture interest for the year ended 31st March 2016, assuming that interest is payable on 30 September and 31st March, and the rate of and the tax deducted is 10%. The company closes its books on 31st March। बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन का रिप्लिका है, बस रेट से सब में क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपको गिवन था ना एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 4 years, उसका मैंने कुछ भी नहीं करा, वो तब होता जब अपन डिबेंचर को रिडीम करते। तो रिडम्पशन की एंट्री अपन कब करते? 1 अप्रैल 2015 को अपन डिबेंचर मंगाए, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, तो 4 साल के बाद 1 अप्रैल 2019 को हम रिडीम करते। तो जो प्रीमियम अपन रिडीम कर रहे हैं, तो जो प्रीमियम को हम पे करेंगे और डिबेंचर ओनर को हम प्रिंसिपल पे करेंगे, तो वो 1 अप्रैल 2019 को होगा। तो वो एंट्री अपन कब करते हैं? जब अपने पास वो एंट्री कैसी है, जो एंट्री अपने पास रिडम्पशन में आ रही है, पर रिडम्पशन इस बार हमारे पास है नहीं। और वैसे भी इस वाले चैप्टर में हमेशा ऐसा गिवन होगा, तो ये आफ्टर 4 year आफ्टर 3 year हम लोगों के डीलिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन सब लोगों से, हाँ या ना? इधर दोनों से हो जाएगा। चलो अब आते हैं अपन राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पेज नंबर 9.41 पे आएंगे सब लोग, और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। पेज नंबर 9.41 राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये तो समझ में आ गया सब लोगों को कि ये कौन सा वाला अमाउंट है, राइट। जो अपन लोग क्या कर रहे हैं, जो अपन ने नया अकाउंट खोला है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और इसमें डिस्काउंट का अमाउंट भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। तो अगर आपने आपके डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू किया है या फिर वो लॉस है, तो ये आपके लिए फिक्टिशियस असेट्स है। क्या है आपके लिए? फिक्टिशियस असेट। जब आप
शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हो, तो जब आपको इस लॉस को राइट ऑफ करना है, तो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए आप सबसे पहला इस्तेमाल अपने प्रॉफिट का नहीं बल्कि अपने प्रीमियम का करते हैं। ये प्रीमियम का क्या होता है? ये प्रीमियम का होता है हिसाब किताब कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे मिलने वाला पैसा या तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में यूज होगा, या डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज होगा, या फिर आपके लिए जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स होगा, इनको राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपने शेयर या डिबेंचर को सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कॉल करते हैं। इसीलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम में एक बार अगर शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर पैसा पे कर देता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वंस पेड इज नेवर फोरफीटेड। आगे देखेंगे इसमें डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को कि ये आपके लिए क्या है? कैपिटल लॉस है। शेयर फोरफीचर क्या है आपके लिए? शेयर फोरफीचर से जो आप कैपिटल रिजर्व में ले जाते हो वो कैपिटल गेन। क्या है वो? कैपिटल गेन। यानी कि कैपिटल रिजर्व में जो पैसा लेकर गए हो वो कैपिटल गेन है, और इधर जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये कैपिटल लॉस है। क्या है आपके लिए? कैपिटल लॉस फॉर अ कंपनी विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। मतलब कायदा ये कहता है कि जिस साल में ये इनकर हुआ है उसको उसी साल के प्रॉफिट में से राइट ऑफ कर दो, बट जरूरी नहीं है। अब क्या हो गया? ये अपने लिए हो गई एक तरीके का एबनॉर्मल लॉस। गुडविल पढ़ा है अपन ने, गुडविल में अपन देखते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अपन हटा देते हैं जब अपन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस। मतलब अगर मैंने पूरा का पूरा लॉस या डिस्काउंट एक साथ प्रॉफिट में से दे दिया तो मेरा इस साल का प्रॉफिट तो बहुत बड़े पैमाने पे कम हो गया। सपोज करो कि आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। तो अपनी टेक्स्ट बुक है तो यहाँ पे अपन 5,000 1,000 में काम कर रहे हैं। कंपनी तो इतने कम में कभी काम नहीं करती है, तो 50,000 1 लाख में डील करती है वो, राइट? तो वहां पे जब करोड़ में रुपीस चलता है तो ऑब्वियसली जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट है वो भी काय में चलेगा? लैक्स में ही चलेगा वो भी अपने लिए। तो अगर किसी भी साल में आप पूरे के पूरे लॉस को उठा के अगर राइट ऑफ कर देते हो तो आपका प्रॉफिट अचानक से क्या हो गया? कम हो गया। और अचानक से कम हुआ तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी बन गया आपके लिए। हुआ क्लियर? तो ये क्या होता है? तो इसको अपन क्या करते हैं? कायदा तो ये कहता है कि जिस साल में ये ऑफर हुआ है उस साल इसको राइट ऑफ करो, पर क्योंकि ये एक्सेस बर्डन है तो अधिकतर करके कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में, जैसे अपन ने पढ़ा ना भी क्वेश्चन में, पेबल आफ्टर 4 इयर्स, तो 4 साल में वो लॉस आप राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर वो पेबल आफ्टर 3 इयर्स है तो 3 साल में आपको राइट ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके प्रॉफिट का बर्डन स्कैटर्ड हो जाएगा। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बनाइए आपके लिए? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अपन ने सब कनेक्ट कर दिया इसमें। पार्टनरशिप का गुडविल भी अपन ने कनेक्ट कर दिया, जो अपनी एनालिसिस वाली बुक है उसमें जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो भी क्रिएट कर दिया, सीएफएस में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी बनी वो भी क्रिएट कर दिया है यहाँ पे अपन ने। तो ये सब चीज से रिलेटेड होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जिसमें कौन सा अमाउंट है? जो आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन करते हो, या फिर अगर आपने आपका डिबेंचर ओरिजिनली डिस्काउंट पे इशू किया है, राइट? तो इसको अपन क्या करते हैं? दैट इज इन द ईयर डिबेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। कायदा यही कहता है और रूल भी यही है कंपनीज एक्ट का, that the loss on issue of debentures will be first adjusted from securities premium and then they will be adjusted from profit and loss। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का आपका पैसा कम पड़ता है इनको रिडीम करने के लिए तो आप क्या करेंगे? तो आप इसको आगे प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाएंगे, और अगर आपने आपके शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम में नहीं मंगाया था तब आप डायरेक्टली इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर जाएंगे। ये रूल है, राइट? फिर इसके बाद आता है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट। ये ऑब्जेक्टिव भी बन गया, एक्सटर्नल क्वेश्चन भी बन गया, एचओडी क्वेश्चन भी बन गया। And if securities premium reserve does not exist, it is written off from statement of P&L। याद करो अपन ने CFS में क्वेश्चन किया था जिसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अपने को गिवन था, तो अपन ने उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को एडजस्ट करा था और अपन ने अपने प्रॉफिट को वहां पे रिड्यूस नहीं करा था। इस क्वेश्चन में एक डिफिकल्टी आई थी स्टूडेंट्स को। एक ही क्वेश्चन है जो आपको CFS में गिवन है जहां पे यही वाला ऑब्जेक्टिव काम में आया है कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो पहले प्रीमियम में से जाते हैं उसके बाद प्रॉफिट। ये CFS में एक ही क्वेश्चन है जो आपके पास आया था। In case balance in SPR is not
not adequate to write off the amount of discount or loss, it is written off from the SPR to the extent of the balance of SPR, and the balance left is written off from the statement of P&L. SPR can be used for writing of discount or loss on of issue or debenture. Underline करेंगे allowed by section 52 subsection 2 of the Companies Act 2013. ये बहुत बार पूछा गया वाला क्वेश्चन है और पिछले 2 साल से SPR का जो ट्रीटमेंट है वो ज्यादा इक्विप्ड है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो SPR है इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। SPR का ट्रीटमेंट होता है एज पर सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। और क्या कहता है SPR आपसे कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे किसी भी शेयर या डिबेंचर को क्यों मंगाते हो, क्योंकि आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपको इन्हें पूरा करना है, राइट। अब इसकी एंट्री क्या होगी, SPR डेबिटेड टू डिस्काउंट। भाई जब अभी अपन ने एंट्री क्या करी, अपन ने एंट्री अभी यहाँ पे करी थी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये आपने क्रिएट करा। अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको करोगे राइट ऑफ, तो लॉस ऑब्वियसली अब क्रेडिट में आएगा और प्रीमियम में जो पैसा पड़ा हुआ है वो प्रीमियम का पैसा भी यूटिलाइज होगा। तो जनरल एंट्री क्या बन गई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू। और अगर SPR में पैसा नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L बन गई जनरल एंट्री। बस अब इसको कैलकुलेट करना होता है कि आप इसको जैसे सपोज करो कि टोटल आपका जो लॉस है, ये जो टोटल लॉस आपका है, ये टोटल लॉस 2 लाख रुपए का हो रहा है और ये 4 ईयर में पेएबल है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 पर ईयर कितना रिडीम करोगे, 50-50 हजार, तो 4 साल में ये एंट्री हो गई 50,000। क्या हो गया, ये 4 ईयर में एंट्री हो जाएगी आपकी 50,000 की। और अगर जिस साल इशू कर रहे हो उसी साल आपको रिडीम करना है तो उसी साल में एंट्री कर दी SPR टू लॉस 2 लाख। ये क्वेश्चन में आपको क्या होगा कि हम उसको 2 साल में कर रहे हैं, 3 साल में कर रहे हैं। जैसे देखो इलस्ट्रेशन नंबर 35, ऑन 1 April 2019 एमरो लिमिटेड इशू 10,009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार। तो 10,000 के जो डिबेंचर हैं इस पे 100 रुपए का डिबेंचर है, 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया, टोटल लॉस आपके पास हो गया है यहाँ पे 1 लाख रुपए का। कितने का हो गया, ये कितना होगा, 10 लाख होगा। डिस्काउंट डिस्काउंट के तो पूछ रही हूँ, 10% का डिस्काउंट है ना, 10,000 डिबेंचर्स हैं, 10,000 पे 10% है। कहां से देख रहे हो आप, इलस्ट्रेशन 35 बोल रही हूँ। इलस्ट्रेशन 35 में लिखा है कि एमरो लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,009% डिबेंचर, 100 रुपए का डिबेंचर है, डिस्काउंट दिया है 10% का, रिडीम होगा पार पे, तो यानी कि टोटल लॉस कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो 10% किसका निकाला आपने, आपने निकाला 10,000 इंटू 10 इक्वल्स टू 1 लाख। ये आपका लॉस है। आगे दे रखा है द इशू प्राइस इज पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, द डिबेंचर वर सब्सक्राइब्ड, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन SPR, पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ। अब देखो इन्होंने क्या करा, 1 लाख का इनको डिस्काउंट राइट ऑफ करना था, इनके SPR पे 175 पड़े हैं, तो क्या ये इंस्टॉलमेंट में लेकर जाएंगे इसको, सीधा सीधा क्या करेंगे, SPR टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख खत्म। अपन ने क्या कर दिया, SPR टू लॉस ऑन इशू, देखो इसमें थर्ड वाली एंट्री क्लियर गिवन है आपको, SPR टू डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर 1 लाख और 1 लाख क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे SPR आपका एज इट इज गिवन, राइट। फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि क्रोम लिमिटेड इशू टुक ओवर असेट्स ऑफ 6 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 40,000 ऑफ पॉलीमर लिमिटेड एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 630। Chrome Limited issued 10% debenture of 100 each at a discount of 10% to Polymer Limited in full satisfaction। तो अब इसमें सेकेंड वाली जर्नल एंट्री देखो, Polymer Limited की आपकी जो डिस्काउंट निकल रहा है वो 70,000 निकल रहा है। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपके पास SPR है या नहीं, ठीक है। क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, SPR बैलेंस इज नॉट गिवन।
It will be treated that it does not exist. Statement of P&L to discount. Statement of P&L to discount. पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था, इस वाले क्वेश्चन में गिवन। कोशिश करेंगे करने की इसको, हाँ या ना? ठीक है, एक बार करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाता है पूरा तो फिर आपका ये चैप्टर और आपका सिलेबस दोनों चीजें क्या हैं, खत्म है, क्योंकि अब की बार आपको रिडम्पशन और डिवेंचर में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और अगर नहीं है तो फिर मुझे टेक्स्ट कर देना एक बार, तो फिर अपन न्यूमेरिकल का एक और मॉड्यूल बना लेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके फिर दोबारा बताएंगे कि आपसे ये वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल ऑनेस्टली रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के पूरे अब की बार चांसेस हैं, क्योंकि रिडम्पशन नहीं है। तो इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करना। अगर ऐसा लग रहा है कल की क्लास के पहले कि मैम ये वाला मॉड्यूल एक और ले लो कि अपन न्यूमेरिकल ले लें, तो वी विल डू दैट, और एल्स वी विल मेक द सिलेबस टू बी वाइंडेड अप विद दिस। ओके।